नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त भारत के आजादी के लड़ाई के इतिहास में अगस्त क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है। आज इतने सालों बाद भी हम नए नए क्रांति के दिशा में जाने के लिए इसलिए आतुर है क्योंकि हमारे यहां पर आजादी के पहले तो हमारे सामने लक्ष्य था कि हिंदुस्तान आजाद कैसे होगा, लेकिन तब हमारे पास आजादी के बाद क्या इसकी व्यवस्था, इसकी सोच, इसकी योजना उतनी कारगर तरीके से नहीं थी जितनी आवश्यकता अब महसूस हो रही है। इसलिए हमने केवल अंग्रेजों की गुलामी से जो भी प्रतिशत में हो आजादी ले ली, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया क्या? नहीं। क्या क्रांति जैसा हथियार केवल गुलामी से बाहर पड़ने के लिए ही होता है? और क्या सचमुच में हमारी सारी गुलामी चली गई है? तमाम ऐसे कई सवाल हैं जो दोबारा आधुनिक क्रांति की या एक और क्रांति की बात सामने लाती है, मांग करती है, इच्छा जताती है, आवश्यकता दिखाती है। ऐसे में आज से दूसरा पवित्र दिन कौन सा हो सकता है जिस दिन पर इस देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी, अगस्त क्रांति के नाम से हुई थी। और 1857 के संग्राम का जितना महत्व है पहले लड़ाई में, वैसे ही इस आजादी के पूरे लड़ाई में 9 अगस्त क्रांति दिवस का, अगस्त क्रांति दिवस का विशेष महत्व है। ऐसे में क्या हो पूरे हिंदुस्तान के नए क्रांति का स्वरूप, किन क्षेत्रों में हो क्रांति, ऐसे तमाम प्रकार के विषय लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान मिलकर आधुनिक क्रांति के, नए क्रांति के एक अलग स्वरूप के ऊपर चर्चा करे। किन क्षेत्रों में हो इस पर चर्चा करे। क्रांति के इस हथियार का हिंदुस्तान के नवनिर्माण में क्या उपयोग हो सकता है, इस पर आज हम मंथन करें, चिंतन करें। और इसके लिए आज के बिंदास का यही विषय है। हमेशा की तरह हम आपके कॉल लेना शुरू करेंगे। अगर आपका फोन नहीं लगता है तो आप फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसको हम स्क्रीन पर चलाए। साथ साथ में ट्विटर पर दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर भी इस कार्यक्रम को देखते हुए अपनी प्रतिक्रियाओं को हमसे शेयर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर वीडियो भेजकर भी अपनी बात को रख सकते हैं और स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल करके भी अपनी प्रतिक्रियाओं को दे सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हम तक जो आएगी इस मंथन में हम उसको लेंगे और विदाउट एडिट करोड़ों दर्शकों तक लेके जाएंगे। हमारा सबका मिलकर उद्देश्य है हिंदुस्तान के लिए एक नया आगाज कैसे हो, उस आगाज का स्वरूप क्या हो, रास्ता क्या हो, उसके लिए और क्या तौर तरीके हो सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कॉल करने के लिए स्क्रीन पर हमारे चल रहे नंबरों पर आप अपनी बात कर सकते हैं। और साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया के भी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर कर अपनी बात को रख सकते हैं। जिस प्रकार से आप किसी भी मित्र का आया हुआ वीडियो एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, वैसे ही आप अपना खुद का सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या किसी से अपना प्रतिक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड कर ले सकते हैं, उसको भी हम तक भेज सकते हैं और उस प्रतिक्रिया को हम विदाउट एडिट यहां पर दिखाएंगे। आप अपने किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति को हम तक पहुंचाइए। सूत्र बड़ा साफ है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद आगे क्या हो, इस वक्त शायद तब ये पता नहीं होगा या इतने संसाधन नहीं होंगे, या जिन्होंने सपना हिंदुस्तान की आजादी के बाद का क्या देखा था वो आजादी के बाद उतने प्रभावी नहीं रहे कि वो उस सपने को आगे और चला पाए। इसलिए भी हो सकता है कि उसके बाद कई चीजें नहीं हुई। एक दो क्रांतियों की चर्चा इस देश में आजादी के बाद जरूर हुई। एक कृषि क्रांति की हुई जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं, दूसरी एक धवल क्रांति की हुई गुजरात में खास करके, जिसको हम दूध के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में क्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या केवल ये दो क्षेत्रों में, वो भी बहुत पहले हो चुके इन दो विषयों से हम समाधानी हैं, पर्याप्त है? क्या देश की अन्य आवश्यकता नहीं है? और वो आवश्यकता क्या हो और उन आवश्यकता के आधार पर हमें इस विषय को आगे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है और आगे लेकर जाएंगे। उस आधार पर ही इस कार्यक्रम को हम चिंतन में लेंगे। हम यहां पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक लेते, उसके बाद हम दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि आधुनिक क्रांति का आगाज क्या हो, नई क्रांति का आगाज क्या हो, क्या क्रांति के हथियार के स्वरूप के दोबारा जरूरत है और आजादी के बाद ये कैसे हो सकता है। आज अगस्त क्रांति की दिन के निमित्त बहाने हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए, स्काइप पर भी कॉलर हमारे साथ है, उनके पास भी चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। ये जो क्रांति की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ एक मूलभूत क्रांति ये होनी चाहिए कि हमारे जो मूल्य है उनकी प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। कि उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि हम रास्ते पे यदि चलते हैं तो कूड़ा हम यहीं फेंक देते हैं, ट्रेन से चलते हैं तो वहीं फेंक देते हैं। तो यहाँ से लेकर अपने निजी जीवन से लेकर हमारे सार्वजनिक जीवन में भी, यानी चाहे कि भ्रष्टाचार हो या ये हो, तो सभी जगह यदि मूल्य की प्रतिष्ठापना हो, समाज में मूल्यों की प्रतिष्ठापना हो, तो एक क्रांति अपने आप सभी क्षेत्रों में आ जाएगी। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद सुरेश जी। हाँ सुरेश जी, हरित क्रांति देखी, श्वेत क्रांति देखी, गरीबी हटाओ क्रांति देखी, लेकिन किसी से गरीबी हटाने का भी नारा लगा। लेकिन अब हमें जिस क्रांति की जरूरत है वो है करो क्रांति। मेरी आपसे भी ये निवेदन है कि आप भी जिस तरीके से लोगों को जगा रहे हैं कि मोदी जी करो क्रांति। अब वादे बहुत हुए, करने का समय है। एक नई आशा देश में आई है, बस यही उम्मीद करते हैं कि अब करने का समय है, सरकार करके दिखाए। मतलब आपका कहना है कि प्रत्यक्ष काम करके दिखाना है जी, क्योंकि वादे बहुत हो चुके हैं। शायद हम क्रांति इस विषय को समझ नहीं पाए हैं। सबको कुछ भी करके दिखाने का मतलब क्रांति नहीं होती। क्रांति वो चीज होती है जो प्राय सामान्य तरीके से जो चीज नहीं हो सकती, उसको बड़े पैमाने पर एक साथ बड़े स्वरूप में करने को हम क्रांति कहते हैं। उत्क्रांति और क्रांति में फर्क है। जो काम हमने हाथ में लिया है, सरकार ने करने वाले जो काम है, जिसको वादे को पूरे करने वाले, इसको क्रांतिकारी तरीके से किया जा सकता है। लेकिन क्रांति करने का मतलब है कि एक साथ बड़े स्वरूप में अद्भुत चीज को करके दिखाना, वो क्या हो सकती है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद, बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, ये इस देश के अंदर जैसे शिक्षा प्रणाली है, इसके अंदर इतने विद्वान पढ़े लिखे हुए हैं, सब कुछ है। शिक्षा मंत्री को एक 12वीं पास को बना दिया गया, जिसको कोई इतना तजुर्बा भी नहीं होगा। कितने डायरेक्टर है शिक्षा विभाग के अंदर, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, उनसे कैसे उस विषय में, पढ़ाई के बारे में क्या बात करेगा। अगर ये बना नहीं था तो किसी दलित को, किसी को वैसे को नहीं बना सकते थे क्या? उनको 12वीं पढ़ा हुआ कोई नहीं मिला उन्हें। और जो राज्यसभा में जो ऐसे पहुंच जाते हैं, ये सचिन जैसे, जिन पे धन दौलत की किसी कमी नहीं है, और ऐसे ऐसे आदमियों को राज्यसभा, जिस समाज का कोई आदमी चुनाव लड़ने लायक नहीं है, क्या उस समाज के आदमी को राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा जाता? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ नमस्कार। बोलिए बोलिए। क्रांति के हमारे दृष्टि से 3 प्रकार है। एक क्रांति, उत्क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति। क्रांति का जो भाग है उसमें एक बात होता है कि गलत विचारधाराओं को एक पेड़ से उखाड़ के फेंका जाता है, मगर हमारे पास अगर योग्य विचारधाराओं को नहीं होगी तो पूरी समाज व्यवस्था करती है। दूसरी जो बात होती है वो उत्क्रांति, जो हजारों सालों के में वो व्यक्ति की या समाज में बदलाव आते हैं और उससे एक प्रगति होती है। और तीसरी बात होती है कि अगर क्रांति को हम हमारे धर्म का, अध्यात्म का बेस दे, योग्य विचारधारा को अगर हम उतारे और उस आधार पर समाज में वैचारिक, बौद्धिक और साधना के बल पर परिवर्तन करे, तो उससे जो क्रांति निर्माण होती है वो समाज को योग्य दिशा देकर समाज को उन्नति की तरफ लेके जाती है। इसलिए मेरा कहना ऐसा है कि धर्म तत्व के आधारों पर आध्यात्मिक क्रांति करने से ही भारत विश्व बन सकता है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, बोले कि सर असली आजादी तभी मिलेगी
जब सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था जो है 60 सालों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने चौपट कर दिया है, उसको सुधारने में तो कुछ टाइम लगेंगे ही। तो इसलिए सर कि 60 सालों में जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार है उसने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, इसीलिए अब पुनः जरूरी है पुनः मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है और हम भारतवासियों को विश्वास है कि यह देश पूर्ण रूप से प्रगति करेगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पुनः मजबूत होगी और हमारा देश पूर्व की तरह सोने की चिड़िया पुनः बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और करेंगे। आप क्या करेंगे उसमें ये बताइए, मोदी का मत बताइए। हाँ, हम लोग भी इसी में लगे हैं। हम लोग भी देश की सेवा करके और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने का हम लोग भी संकल्प लेते हैं इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। धन्यवाद। हम सब जनता भी राजनीतिक बयानबाजी करने पे ज्यादा जोर दे रही है। हम कह रहे हैं कि क्रांति के सूत्रपात क्या हो, और हम केवल कांग्रेस और अब चुनाव खत्म हो गया, सत्ता आ गई है, अब वही बातों को दोहरा के नहीं चलेगा। हमें नए नए मुद्दों को तर्कों के आधार पर किसी विषय को आगे लेके जाने की सोच, समझ और तरीका समझना जरूरी है, सीखना जरूरी है, करना जरूरी है। उस दिशा में बात करें, केवल राजनीतिक प्रत्यारोपों की बात ना करें। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। हाँ जी सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी सुरेश जी। हाँ, आज के मुद्दे पे मेरा आपको से ये बोलना है कि भाई जो अगस्त क्रांति, आज की जो अगस्त क्रांति के हिसाब से एक गौ हत्या का एक मुख्य मुद्दा है। और एक अपना आज देश को आजाद हुए 60 साल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आज हम अंग्रेजी को ढो रहे हैं, अंग्रेजियत को ढो रहे हैं। तो एक साथ एक पूरे देश के अंदर एक गौ हत्या का मुद्दा जो चलना चाहिए कि सभी लोग मिलकर गौ हत्या को किस प्रकार से अपन बंद कर सकते हैं। धन्यवाद। यह अच्छा मुद्दा है। यह क्रांति का तरीका हो सकता है, बात हो सकती है, जो कि बिल्कुल ही एक तरीके से ना होने की स्थिति में जो बात होती है उसको एकदम ना केवल करना बल्कि परिणाम अंजाम तक पहुंचाना, इसको क्रांति कहते हैं। गाय के क्षेत्र में क्रांति हो सकती है। गाय इस देश में रोजगार का बड़ा साधन हो सकता है। गाय इस देश में केवल आस्था का ही नहीं बल्कि अर्थ का भी साधन हो सकता है। ये सब कुछ करने के लिए गौ क्रांति हो सकती है। यह एक अच्छा सुझाव है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं मतलब मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, प्राण सिंह चौहान मेरा नाम है। हाँ। कि मतलब जब तक जो है गांव की स्थिति ठीक नहीं होगी, जब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। मतलब जो क्रांति हो ग्रामीण क्षेत्रों में हो, ऐसा आप चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि गांव की हालत इतनी बेकार है सर, बद से बदतर हो चुकी है मतलब। और ये एक दारू और ये गांव की पंचायत चुनाव से गांव आपस में बिखर रहे हैं और खंड खंड हो रहे हैं। धन्यवाद। ग्रामीण विकास के बगैर हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। इंडिया का विकास तो फिर भी हो गया है, लेकिन भारत का विकास नहीं हुआ है। यह क्रांति जो हो यह भारत के विकास की दिशा में हो, यह स्कॉलर का कहना है। और इस बात में दम है, क्योंकि 70% आबादी हमारे हिंदुस्तान में, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। वो शहर की तरफ भाग रही है, शहर में आके और नरकीय जीवन जी रही है। लेकिन गांव में अगर उसको वहीं पर सुविधा दी जाए, वही रोजगार दिया जाए, तो शायद कम चीजों में वो समाधानी हो सकता है। उसे अपने गांव को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ऐसे में परिवार व्यवस्था भी बनी रहेगी, रोजगार भी बना रहेगा और शहरों में लोड पर भी लोड नहीं पड़ेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। अरुण का नंबर नहीं आता, हम टीवी पर देख रहे हैं। तो बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ, जय हिंद। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हम तो सुन रहे हैं, दूसरा कॉलर का ले रहे हैं आवाज। चलिए हम दूसरे कॉलर के पास चलेंगे। कॉलर को कहेंगे कि जब भी आपका कॉल कनेक्ट होता है तो आप अपने टीवी का आवाज म्यूट करिए, क्योंकि आप अपना कॉल तुरंत नहीं सुन सकते। कुछ सेकंडों का डिले इसमें सैटेलाइट से सिग्नल नीचे आने तक होता है। इसलिए आप अपना कॉल को अगर सुनना है तो रात के 11 बजे के पुनः प्रसारण में या दूसरे दिन सवेरे 9 बजे के प्रसारण में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कॉल कनेक्ट करते समय अपने टीवी का आवाज म्यूट करके कॉल करें। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ हेलो, बोलिए। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था
कि स्कूलों में जो है शिक्षा और हॉस्पिटलों में जो है चिकित्सा की व्यवस्था फ्री होनी चाहिए। हाँ। फ्री तो है, मगर जो मेडिकल माफिया, जो एजुकेशन माफिया लगे हुए हैं, उनकी बजाय उतने में जो है सरकारी स्कूलों में सुविधाएं मिलती हैं, तो ये अच्छी बात है, मगर नहीं मिल पाती। धन्यवाद। शैक्षणिक क्षेत्रों में क्रांति की जरूरत है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर जो शिक्षा पद्धति है, ये हमारी भारत की असली शिक्षा पद्धति नहीं है। ये तो हमारे क्लर्क बनाने के लिए, कारकुन बनाने के लिए, बाबू बनाने के लिए और नौकर बनाने के लिए शिक्षा पद्धति ब्रिटिशों ने शुरू की थी। और यह शिक्षा पद्धति शुरू करने का पीछे का उद्देश्य था, यहाँ की गुरुकुल पद्धति को बंद किया जाए, यहाँ की नैतिक शिक्षा को तोड़ा जाए, यहाँ के समाज के प्रगल्भता को नष्ट किया जाए। और इसलिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम पर थोपी गई, जो शिक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पर हमको वहां लेके आई है जहां ब्रिटिश हमको लाना चाहते थे। इसलिए क्रांति की सचमुच में आवश्यकता जिन क्षेत्रों में है, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई है तो आज वो एजुकेशन है, शिक्षा है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कोई चुरा के लेके नहीं जा सकता, जिस पर कोई दूसरा कॉपीराइट नहीं क्लेम कर सकता, जिस पर कोई दूसरा दावा नहीं ठोक सकता। और किसी भी स्थिति में, बारिश में, बाढ़ में या सूखे में भी वो ना सूखता है ना बह जाता है, वो आपके पास रहता है, दूसरों को देने से बढ़ता है। और हिंदुस्तान की तो पहचान विश्वगुरु की रही है। ऐसे में आज हम विश्व के नौकर बनाने वाली फैक्ट्री भर रह गए हैं। इसलिए शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता है, और वो क्रांति के तरीके से हो तो ही चलेगा। केवल बीए, एमबीए और एमए या तमाम बाकी छोटे मोटे जिस प्रकार के कोर्सेस हमारे यहां पर चल रहे हैं, ये शिक्षा नहीं, ये ज्ञान हो सकता है, या ये शिक्षा लेकिन ज्ञान नहीं हो सकता। इस दुविधा में फंसा हुआ आज का शिक्षा क्षेत्र को अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं तो हमारी मूल विचार उसमें हमको जाना पड़ेगा, जहां पर नैतिकता से लेके शास्त्र अध्यात्म से लेके सारी ही चीजें हमको सिखाई जाती थी। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ, बात कर रहा हूँ। हेलो, क्या कहना है आपको? सर, हमें ये कहना है कि हमारे जो देश में, हेलो, हाँ, हमारे देश में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है आदमी का। हाँ, उसमें क्या है कि उसमें यदि कल के दिन रक्षाबंधन पे, हेलो, बोलते रहिए आप। ये रक्षाबंधन पे यदि सभी भाई अपनी बहनों के मतलब सभी भाई अपनी बहनों से राखी बंधवा देते हैं, हम ये शपथ लें कि हमें सबकी अपनी बहन की तरह सबकी चित्र का ध्यान रखना है, तो हमारा देश काफी आगे बढ़ जाएगा और इस तरह की घिनौनी अपराध नहीं हो पाने की। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हरिओम। बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्ते, अवधूत कुमार बेंगलोर। हाँ, आधुनिक क्रांति का जब विषय आपने रखा और मैं बहुत देर से आया था, और जब सुना ये ब्रिटेन में भी आधुनिक क्रांति हो गई थी ना, वो चोरी के, भारत के चोरी के पैसे से हो गई थी। अब अगर हमको भारतीय अगर आधुनिक क्रांति करनी है तो भारतीय संस्कृति से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर जो विषय जितने आप ले रहे, मैं पहला विषय आपको दे देता हूँ, 14 विद्याएं 64 कलाएं। यहाँ से हम शुरू करना है। अब कहाँ किधर गिर गया है, कहाँ किसने छुपा दिया है, उसको ढूंढ कर हम जैसे लोगों ने वापस लाना है। 14 विद्याएं, उसमें सब कुछ है। आज जो मुद्दा आजकल जो ये अति प्रसंग के जो लेडीज के खिलाफ वगैरह सब आ रहे हैं, उसका सबका मार्ग एक ही रास्ते से जाता है, भारतीय संस्कृति। 14 विद्याएं 64 कला, उसमें सब कुछ है, अर्थ है, शास्त्र है, विज्ञान है, शरीर शास्त्र है, सब कुछ, सभी शास्त्र है उसमें, और यहीं से शुरुआत हो जाएगी। और जिस दिन ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, और मैं कहूंगा कि आज के बिंदास की यह सर्वश्रेष्ठ बात है। और क्रांति कई क्षेत्रों में जो करनी चाहिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी और तात्काल स्वरूप में जिन क्षेत्र में क्रांति करने की जरूरत है, वो जड़ों के तरफ जाने की जरूरत है। जिस भी समाज की, संस्कृति की, व्यक्ति की, घर की या किसी भी आर्थिक संस्था की भी जड़ें कमजोर हो जाती है, तो उसका वृक्ष जो होता है, वो भले वटवृक्ष भी क्यों ना हो बड़ा से बड़ा, वो भी गिर पड़ता है।
हमारी जड़ें इतनी मजबूत थी। जो बातें हमारे कॉलर ने यहाँ पर कही, वो हमारी विद्याएं, वो हमारी कलाएं यहाँ के समाज में धर्म के साथ, संस्कारों के साथ, संस्कृति के साथ, शिक्षा के साथ इतनी घुल मिलकर हमको समझाई, पढ़ाई और जीने की कला सिखाई जाती थी, जो आज हमसे छिन गई है। और इसलिए हिंदुस्तान या यहाँ का भारतीय व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह एक सामान्य व्यक्ति हो गया है, जो कि एक सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि ईश्वर का निर्मित इंसान था। इंसान और पशु में तो कोई फर्क नहीं है, फर्क इतना ही है कि संस्कारों से वो इंसान बनता है, मनुष्य बनता है, और संस्कारों के बगैर वो पशु रहता है। ये पशुता हम में इसलिए आ गई है क्योंकि हम हमारे जड़ों से टूट गए हैं। हम उन चीजों का हमें जड़ों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे मूल को खोखला कर रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, नमस्कार। बोलिए। नमस्कार। हाँ, मैं आलोक सिंह बोल रहा हूं और अमेरिका से बोल रहा हूं। मैं आपका नियमित दर्शक हूं। मैं चाहता हूं कि अगर क्रांति, दूसरी क्रांति किसी क्षेत्र में लाई जा सकती है, वो ऊर्जा के क्षेत्र में लाई जा सकती है, गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्रों में। अगर हम शिक्षा में 8वीं से लेकर 10वीं तक सोलर एनर्जी, एथेनॉल प्रोडक्शन और जितने भी गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं उनके बारे में शिक्षित करें बच्चों को, तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ पेट्रोल और डीजल के बारे में ना सोचकर उससे आगे सोचेगी, जिससे बहुत गहरे स्तर से हम इन संसाधनों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इससे बाहर निकल जाएंगे। सो इस तरह की व्यवस्था अगर खड़ी की जाए धीरे धीरे, तो ये एक गैर परंपरागत ऊर्जा की क्रांति लाई जा सकती कुछ वर्षों में। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात इस कॉलर ने कही। भौतिक क्षेत्र में अगर किसी क्रांति की आवश्यकता है तो ऊर्जा क्षेत्र में है। ऊर्जा क्षेत्र में भी जो दूसरा तरीका है और जो हमारा मूल तरीका है कि हमारे पास नेचर ने दी हुई पावर है, निसर्ग ने दी हुई शक्ति है, उसका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमको न्यूक्लियर से लेके बाकी चीजों पर, हाइड्रो पावर पर और बाकी चीजों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें पैसा भी ज्यादा जाएगा, निर्भरता भी ज्यादा रहेगी, एक्सीडेंट का संभावना भी ज्यादा रहेगी, विदेश पर भी निर्भर रहना पड़ता है, वो नहीं रहना होगा। और आखिर पावर की जरूरत आज कहाँ नहीं है। हमने सारी व्यवस्था ऐसी निर्माण की हुई है, वो चढ़ने वाली सीढ़ियों से लेकर उड़ने वाले हवाई जहाज तक सब जगह पर हमको पावर चाहिए। ये सारा पावर अगर हम नेचर ने जो हमको शक्ति दी है उसके साथ लेते हैं तो हम कितना पैसा बचा पाएंगे और उसका डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, जिस कारण हम संसाधनों का उचित और आवश्यकता अनुसार उपयोग कर पाएंगे। और इसलिए एक अच्छी सलाह कॉलर ने दी। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए जी। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रांति जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति के बाद लोकतंत्र में भी एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी और शायद ये उसी का रूप है कि एक तरफा सरकार को चुना गया। अब आवश्यकता है भारत में बेरोजगारी मिटाने की क्रांति की, शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांति आए और क्रांति आए लोगों के भीतर भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय से लड़ने के एक सुर में बोले सभी लोग, तो क्रांति आ सकती है। हमें आवश्यकता यह भी है कि सिस्टम को कोसने से पहले हम अपने आप को सुधारें, ना कि सिस्टम को कोसें। ये भी एक क्रांति का नया रूप है सर। वाह, ये भी बड़ी अच्छी सजेशन हमारी स्कॉलर ने दी है। हमको माइनस करके, खुद को दूर रख के, खुद को छोड़ के क्रांति कभी नहीं हो सकती जब तक हम उसमें नहीं है, क्योंकि क्रांति के हाथ तो हमारे ही हो सकते हैं। क्रांति हमारे हाथों से ना हो, दूसरे के हाथों से हो, ऐसा कहने वाला व्यक्ति, समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता। इसलिए खुद से क्रांति की करने की शुरुआत है और यह क्रांति व्यक्तिगत जीवन से शुरू की करे और राष्ट्र जीवन तक उसको जारी रख सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद जी। नमस्कार सुरेश जी, मैं प्रेमनाथ मोहन यूएसए से बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्रांति, आपने कहा कि संक्षिप्त रूप में बताइए कि समग्र क्रांति क्या होनी चाहिए। समग्र क्रांति यह है कि हमें अपनी शिक्षा से लेके प्रतिदिन हर क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ स्वयं अभिमान के साथ अपनी देश की, अपनी खुद की देश की हर चीज के ऊपर हमें स्वाभिमान के साथ स्वीकार करना होगा हर क्षेत्र के अंदर। यानी कि जैसे कि पहले स्वतंत्रता संग्राम में कहा गया था कि हमें स्वदेशी का प्रयोग है, तो स्वदेशी शब्द अच्छा है, लेकिन स्वदेशी कह देने से बात नहीं होगी।
इसको प्रत्येक क्षेत्र में, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक और राजनीतिक रूप से, हर क्षेत्र में इसका आचरण होना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रांति, असली क्रांति तो वो है कि हमारे देश के अंदर अभी की हम जो देश की जनता है वो सब सरकार पे ठोक दिया हमने, लेकिन उसके अंदर हमारा भी हक है कि उनको जागरूक करे सरकार को। कोई ऐसी चीज देखे कि जो हमारे देश के विरुद्ध हो, या हमको ऐसा लगता हो कि कानून में बदलाव लाना है, तो देश की जनता को, सरकार को रिक्वेस्ट करनी चाहिए सर। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है आतंकवाद है देश के अंदर और जातिवाद। जब तक ये देश के अंदर नहीं उठेगा और कश्मीर जो मुद्दा है हमारा, वो हमारा है। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, आधुनिक क्रांति कैसी हो। इसका मतलब यह नहीं कि आधुनिकता की क्रांति हो। आधुनिकता तो हमारे जड़ में है, मूल में है, हमारे विचारों में है। हिंदुस्तान की हर चीज, वो हजारों साल पहले भी क्यों ना हो, वो आधुनिकता है, उसमें वो नवता है, वो नवीनता है, क्योंकि वो समय के साथ सामंजस्य बिठाते हुए, प्रकृति के साथ जोड़ते हुए आगे चलती है। आधुनिक क्रांति जो ब्रिटेन में हुई थी, या नेहरू जिसको अपने आप को आधुनिक क्रांति कहते हैं, वो औद्योगिक क्रांति थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। हम बात कर रहे समग्र क्रांति की। वो समग्र क्रांति क्या हो, इस दिशा में कई कॉलर हम अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। फेसबुक पर, ट्विटर पर हजारों लोगों ने अपनी बात को रखा है, और कई कॉलर अभी भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, हरिओम। बोलिए। हरिओम, हम कानपुर से डॉक्टर आरसी गुप्ता बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो ऐसा है हरिओम कि जो है ये सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी क्रांति तो ये होनी चाहिए कि जो भारतीय संस्कृति को है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिल जाएगा तो उसमें सभी, जैसे गौ हत्या है, आतंकवाद है, और या समझ लीजिए जम्मू कश्मीर समस्या है, संतों की प्रताड़ना है, और स्कूलों कॉलेजों में जो उल्टी सीधी पद्धति चल रही है, जो मतलब विदेशी पढ़ाई जा रही है, उससे जो है हम लोगों को निजात मिल जाएगी। असली क्रांति यही हम चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। एक पैकेज आपको दिखाते हैं, उस पर जरा नजर डालते हैं। देश की कोई नहीं मानता है इस बकवास को। एक मिनट करण, मैं मानता हूँ, मुझे विश्वास है इस देश पर, देशभक्ति पर, वरना मैं अपने देश के लिए क्यों लड़ता? I don't know, मे बी तुझे शौक है पायलट बनने का, कीमती जेट उड़ाना, सेक्सी जैकेट पहनना। और लड़कियां तो यूनिफॉर्म वालों पे मरती है। मैं मानता हूँ मुझे इन सब चीजों में मजा आता है, लेकिन फिर भी मैं इस देश के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। मुझे नाज है इस देश पर। नाज है? किस चीज पर? देश की पॉपुलेशन पर? नहीं, बेरोजगारी पर, करप्शन पर, किस चीज पे सबसे ज्यादा गर्व है? कम ऑन गाइस, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे बेहतर बनाना पड़ता है। चल यार, क्या हुआ अजय, तू देश को परफेक्ट बनाते रहे। मैं जिस दिन डिग्री मिली कट लूंगा अमेरिका। मेरा कुछ नहीं होने वाला इस कूड़ेदान में। तू जा ही नहीं पाएगा हमें छोड़ के। फिल्म के इस सीन में आपने देखा कि आजाद भारत के नागरिक होते हुए भी कैसे लोगों के दिलों में अपने ही देश को लेकर कितनी बेचैनियां हैं। आज भी देश के करोड़ों लोगों को ये एहसास होता है कि आजाद होते हुए भी हम असली आजादी महसूस क्यों नहीं कर पाते, क्यों देश की सियासत हमें उलझा देती है। आज हम आजाद हैं, मन मर्जी से जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, देश में जहां चाहे आ जा सकते हैं, अपने देश के विकास में भागीदार हो सकते हैं। लेकिन क्या इतने भर से ही हमें असली आजादी मिल गई है? अगर गौर से सोचें तो क्या वाकई हम आजाद हैं? इस देश से जाते जाते अंग्रेजों ने कई ऐसे काम किए जिनका बोझ हम आज तक ढोने को मजबूर हैं। अंग्रेज जाते जाते देश का विभाजन कर गए, फूट डालो शासन करो का बीज बो गए, जिसकी फसल आज भी प्रदेशों के विभाजन और जातिवादी आरक्षण के तौर पर लहलहा रही है। अंग्रेजों के शासन काल में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लकवाग्रस्त हो गई थी। भारतीय अपने ही देश में इतने अपमानित होते थे कि कुछ जगहों पर लिखा होता था, हिंदुस्तानियों और कुत्तों के आने पर पाबंदी है। हमारे स्वाभिमान को गुलाम बनाया गया था।
क्या आज हम अपने स्वाभिमान को आजाद कर पाए हैं? हम आजाद तो हुए, किंतु अपनी सोच को आजाद अभी तक नहीं कर पाए। क्या हमारी वैदिक सभ्यता को हमारे देश में उचित सम्मान मिल पाया है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति इतनी ऊपर नहीं उठ गई कि भगवत गीता के महान संदेशों को जब प्राइमरी शिक्षा में शामिल करने की बात उठती है तो तथाकथित बुद्धिजीवी और राजनेता केवल इसलिए इसका विरोध करने लगते हैं कि इससे एक वर्ग विशेष को बुरा लग सकता है। भारत को आजाद हुए 6.5 दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। आजादी के 67 साल बाद भी हम बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो आज भारत के निर्माण में बहुत बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी है, जो अनगिनत है। पहले हमें उन सारी बाधाओं से निपटना होगा जो भारत को विकसित बनाने में समस्या खड़ा कर रही है। आधुनिक भारत की सबसे बड़ी समस्या है आतंकवाद, जो भारत जैसे शक्तिशाली देश को लगातार चुनौती दे रही है। अगर सच में हमें किसी क्रांति के खिलाफ लड़ने की जरूरत है तो वो है आतंकवाद के खिलाफ। आज आतंकवाद और माओवाद से पूरा देश ग्रसित है। इतना ही नहीं, इनका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इसके साथ ही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी और महिलाओं के साथ दिनों दिन बढ़ रहे अपराध भी भारत के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा है, जिसे देश से हटाना बेहद जरूरी है। हमें भारत के अच्छे निर्माण के लिए ऐसी आधुनिक क्रांति की शुरुआत करनी होगी जो बेरोजगारी, महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराध, भ्रष्टाचार और गरीबी जैसे दीमकों को खत्म करे। बेरोजगार व्यक्ति देश व समाज के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि एक आतंकवादी। अगर हम अपनी युवा शक्ति के हाथ में काम करने के औजार नहीं देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब वे उन हाथों में बंदूक और हथियार उठा लेंगे। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत भर में लगभग 23 करोड़ लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है। अगर बात करें महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की तो इसकी एक लंबी फेहरिस्त तैयार हो जाएगी। आज महिलाओं का घर से निकलना तो जैसे दूभर ही हो गया है। देश के सामने एक बड़ी समस्या ये भी है कि कैसे महिलाओं के साथ होते अपराधों पर लगाम लगाए और देश की छवि को साफ सुथरा बनाए। महिलाओं के साथ लूटपाट से शुरू हुआ सिलसिला रेप, गैंगरेप, बर्बरताओं से होता हुआ जबरन धर्म परिवर्तन तक पहुंच चुका है और देश अभी भी मौन है। आज जरूरत है ऐसे आधुनिक क्रांति की जो भारत के मौजूदा परिप्रेक्ष्य को बदल कर रख दे और भारत को इन तमाम समस्याओं से निजात मिल जाए। अगर देश में ऐसी क्रांति लानी है तो पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, फिर सब मिलकर एक ऐसी क्रांति लाएंगे जिससे अच्छे भारत का निर्माण हो सके और भारत की छवि विश्व स्तर पर प्रभावशाली साबित हो। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आप? सबसे बड़ी क्रांति नॉलेज और इंफॉर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि जो यंगर जनरेशन है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट में एक सुदीर्घ ड्यूरेशन के लिए डट के रहने के लिए उनको बार बार स्किल ट्रेनिंग लेना पड़ता है और उनको उनकी जानकारी की बहुत ज़रूरत है कि उनके चारों ओर जो इकोनॉमिक्स का प्रभाव पड़ता है उनके जॉब के ऊपर, इसके बारे में बहुत नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उनको पहुंचाना, ये सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन का रेवोल्यूशन चाहिए। और इसके लिए ना केवल इंटरनेट और ना केवल गवर्नमेंट के जो रेगुलर इंफॉर्मेशन सोर्सेस होते हैं, लेकिन एक तरह से सोशल नॉलेज रेवोल्यूशन की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। तकनीक, टेक्नोलॉजी, साइंस और नॉलेज, इन सब चीजों की आवश्यकता से आधुनिक भारत का निर्माण हो सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। दीपक मेहरा, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अभी जो मुद्दा उठाया आपने क्रांति का, इसमें एक दो बातें मैं जोड़ के फिर मैं बात पे आता हूँ। हाँ। कि आज की डेट में हमने देखा है कि टीवी के ऊपर या अखबारों के ऊपर या कैसे भी मीडिया के अंदर
भ्रष्टाचारों की तो भरमार लगी पड़ी है। अत्याचारों की बात की करें, चाहे वो औरतों के ऊपर हो या औरतों ने किया हो, उसके ऊपर भरमार पड़ी है। इसके ऊपर एक से एक सख्त कानून भी बना है, लेकिन इसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है ऊपर के ऊपर, इसका नीचे आने का कोई नाम नहीं ले रहा। तो इसके कारणों का जानते हुए हम देखते हैं कि भी इसका कारण क्या है। कारण ये है कि जितने भी हमारी पाश्चात्य संस्कृति हमारी ओर आ रही है, जितने भी गंदे से गंदे चैनल प्रचारित हो रहे हैं टीवी के ऊपर, जितना साहित्य प्रचारित हो रहा है बाजारों के अंदर, उस चीज को देखते हुए ये सब चीजों का कारण आता है। और इसके रोकने का कारण, इसका जो हल है इसका ये कि हमारा इन चीजों के ऊपर ध्यान देने के साथ साथ और कानून बनाने के साथ साथ अगर हम चारित्रिक निर्माण के ऊपर अगर ज्यादा फोकस किया जाए अपने चीजों को, ये कानूनों के ऊपर, तो उससे हमारा जो समाज है इसमें सुधार ज्यादा आ सकता है, बजाय इन कानून बनाने से इतना सुधार हम नहीं देख पा रहे हैं कि समाज के ऊपर आ रहा है। तो जितनी हमारी भारतीय संस्कृति बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है कि चरित्र निर्माण की क्रांति होनी चाहिए। यहाँ पर सब कुछ लूट गया तो भी कुछ भी नहीं, अब जिसको कहते थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी लूट जाए, सब लूट जाए, लेकिन चरित्र व्यक्ति का बचा होना चाहिए। और यह चरित्र ही हमारा व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय आशय था, पहचान थी और ताकत थी। लेकिन अब हमारा ये चरित्र ही, व्यक्ति निर्माण का जो चरित्र है, ये खत्म हो गया है। और अब हम व्यक्ति निर्माण पर इसलिए भी जोर नहीं देते। अगर किसी व्यक्ति में कुछ निर्माण का जोर भी देते हैं तो वो देते हैं उसको कंप्यूटर इंजीनियर बनाकर, मतलब एक बड़े मशीनरी का उसको एक कलपुर्जा बनाया जा रहा है। फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आईटी इंजीनियर हो या किसी भी चीज हो, एक मशीन का हिस्सा बनाया जा रहा है, लेकिन उसको इंसान बनाने की व्यवस्था नहीं है। ये व्यक्तित्व बनाने की व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था सबसे जरूरी है। और इसलिए कहते हैं कि आप कुछ भी बनने के पहले इंसान बनिए, अच्छे इंसान बनिए, सुसंस्कृत इंसान बनिए, क्योंकि अच्छा इंसान कुछ भी बन सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। स्वदेशी बोलिए सर। देश को आजाद हुए सर 60 साल हो गए, एक वोटर आजाद कब होगा सर? ये कि वोट देता है, स्वतंत्र कहाँ है वो वोट देने में? इस तंत्र में देखिए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, क्या सब लोग गबन करते हैं, ये करते हैं, कोई तरक्की का नाम नहीं है। आगे देखिए मोदी जी जीत गए, इसमें एक सोच का विषय है ये कि बिल्कुल धन्यवाद। वोटों को भी आजाद, वोटरों को आजाद करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। हम जरा कारण देख लेते हैं आपके सामने। विशाल आबादी, हिंदुस्तान की विशाल आबादी के कारण समस्याओं का भी अंबार लगा है। देश के असमान विकास के कारण जन जागृति फैलाने में भी काफी समय लगता है। आजादी के बाद अशिक्षा को दूर करने पर उतना जोर नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। इसके कारण लोग असली आजादी का मतलब नहीं समझ पाते। क्षेत्रीय असमानता, हमारा विशाल देश कई छोटे बड़े प्रदेशों में बटा है और सभी राज्यों का विकास समान नहीं है। कोई राज्य विकास की दौड़ में आगे बढ़ गया है जबकि कई राज्य पिछड़ते जा रहे हैं। इसी असमानता के कारण असली आजादी की भावना का विकास करने में दिक्कत आती है। मतलब परस्त राजनीति, देश की तमाम समस्याओं की जड़ यहाँ की मतलब परस्त राजनीति है। नेता चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक पहुँच जाते हैं, ऐसी सूरत में उन्हें देश की चिंता नहीं रहती। जातिवादी का जहर, आजादी के 67 साल बाद भी जातिवाद का जहर खत्म नहीं हो पाया है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जातिवाद का बोलबाला अभी भी बना हुआ है। इसके कारण देश की एक बड़ी आबादी को उपेक्षित जीवन जीना पड़ता है और उसे असली आजादी का एहसास नहीं हो पाता। मूल्यों की कमी, हम आजाद जरूर हुए हैं लेकिन अपनी अगली पीढ़ी को आजादी के सही मायने और अपनी प्राचीन विरासत के मूल्यों को समझा नहीं पाए हैं। हमारी नई पीढ़ी पश्चिम से ज्यादा प्रभावित रहती है, जबकि वैदिक काल में हमारे देश ने इतनी तरक्की हासिल कर ली थी जितनी पश्चिम के देश सोच भी नहीं सकते। अगले कॉलर। जय हिंद। करूँ जी शुरू? बोलिए। हाँ, मैं महेश अग्रवाल फरीदाबाद से। हाँ, जब देश में अंग्रेज आए तो उस समय देश के अंदर हमारा जो देश में छोटे छोटे उद्योग बहुत थे, लेकिन इन अंग्रेजों ने आकर के हमको ऐसे तोड़ दिया और हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहने लगे। लेकिन जब इस देश में कृषि प्रधान देश बनाने की बात इन्होंने करी तो जो छोटे छोटे उद्योग वाले जो लोग गांवों में रहते थे वो शहरों की तरफ पलायन कर गए, तो इसलिए देश में बेरोजगारी बढ़ती चली गई। जब इस देश के अंदर हमारे देश आजाद हुआ और हमारे देश की सरकार आई तो इन काले अंग्रेजों ने भी हमारे देश का वही काम किया जो अंग्रेजों ने किया था। इन्होंने भी छोटे छोटे उद्योगों को ना चला करके बड़े बड़े उद्योगों की वकालत की, जिस कारण हमारा देश बेरोजगार होता चला गया और हमारे यहाँ का जो नौजवान था
वो नौजवान बुरी तरह से भ्रष्टाचार और उसमें अकड़ता चला गया। अगर इस देश में आधुनिक क्रांति के सूत्रधार हो तो पहले इस देश की जो शिक्षा प्रणाली है उसको बदला जाए। इस देश में जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं, इस देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के अंदर पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। उसका एक ही काम होना चाहिए कि सरकार में जो लोग मेंबर पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक का चुनाव लड़ते हैं, उनके बच्चों को पिछले 5 साल से सरकारी स्कूल में पढ़ना कंपलसरी हो। जो लोग चपरासी से लेकर आईएएस तक रहते हैं, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना कंपलसरी होना चाहिए। नहीं तो नेता को चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म हो और नौकरी करने वाले को नौकरी का अधिकार खत्म हो, तभी ये देश की व्यवस्था सुधर सकती है। अन्यथा इस देश की व्यवस्था कैसे सुधरेगी? इस देश में एक एक मुद्दा बताए कॉलर। बहुत हजारों कॉलर एक साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो एक एक मुद्दा बताए। अगले कॉलर। जय हिंद। दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूं सर। बोलिए। इससे बड़ा सूत्र क्या हो सकता है? सबका साथ सबका विकास, यही भावी प्रधानमंत्री ने दिया है। भारत की जनता ने ही नहीं, विश्व की जनता ने भी हाथों हाथ लिया है। यही तो भारत की मूल भावना है। वेद उपनिषदों ग्रंथों की वाणी है। जीवन का आधार यही है। ईश्वर की रचना भारतीय होने का एहसास यही है। विकास या तो माँ की कोख से या धरती माँ की कोख से शुरू होता है। दोनों को जीवन, हवा, पानी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा चाहिए, बिजली, संचार, आने जाने, इधर उधर ले जाने के संसाधन चाहिए। आज उसी दिशा में कार्य हो रहा है। कृषि विद्यालय हो, स्वास्थ्य विद्यालय हो, परीक्षण के लिए लेबोरेटरी, तो प्रशिक्षण विकास कर आगे बढ़ने के लिए कार्य हो रहे हैं। ग्रहों से भी मनुष्य मिट्टी पत्थर लेकर या वहां से जीवन देखकर आ रहा है ताकि विकास हो सके। सनातन धर्मानुसार लक्ष्य 84 विकास कभी रुकता नहीं है। कर्मानुसार कर्मबद्ध तरीके से निरंतर चलता रहता है। कोई इस सूत्र को समझे तो ठीक है, समझ जाता है, न समझे तो बिना समझे ही आगे विकास यात्रा पर निकल जाता है। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। परिणाम देख लेते हैं। गौरवशाली अतीत की कम समझ। आजादी के बाद पैदा हुई हिंदुस्तान की पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत की जानकारी उतनी संवेदनशीलता से नहीं दी गई जितनी जरूरत है। भगवान राम और श्री कृष्ण की महान परंपरा वाला देश एक समय विश्व गुरु कहलाता था। चाहे शून्य का आविष्कार हो या हवाई जहाज का पहला विचार इसी जन्मभूमि से आया जिसने पूरी दुनिया में क्रांति की। लेकिन आज की पीढ़ी हर बात के लिए पश्चिम की ओर देखती है। बौद्धिक दिवालियापन। असली आजादी के लिए जरूरी है बौद्धिक स्तर पर विकसित समाज। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था केवल कामगार पैदा कर रही है। हमें इंजीनियर तो मिल रहे हैं लेकिन सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध गुरु की कमी बनी हुई है। सांस्कृतिक अज्ञान। आज बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं, लेकिन समाज उतना ही बौद्धिक तौर पर दिवालिया भी होता जा रहा है। भगवत गीता में दिए संदेश उसे सांप्रदायिक लगते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को संदेश दिया था, न केवल हिंदू धर्म मानने वालों को। इस देश की मिट्टी में जन्मी महान विभूतियों को धर्म के चश्मे से देखने की बजाय गौरवपूर्ण सांस्कृतिक विरासत समझने वाली पीढ़ी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। पश्चिमी संस्कृति का जोर। गौरवपूर्ण विरासत वाले देश में पश्चिमी संस्कृति का जोर बढ़ता जा रहा है। आज हम पश्चिम की नकल करने में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि असली हिंदुस्तान की खूबियां भूलते जा रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सर, मेरा नाम महेश है, मैं न्यू मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं अभी जो देश की स्थिति आधुनिक क्रांति के लिए जो हम चाहते हैं उसके लिए सबसे बड़ी बात है अभी तक हम आजाद नहीं हुए। नहीं तो भाषा के रूप में, नहीं सांस्कृतिक रूप में, नहीं जातिवाद के रूप में, किसी रूप में नहीं। और सबसे बड़ी समस्या जो है देश की वो आरक्षण है। आरक्षण बिल्कुल खत्म हो जाए, देश में सभी लोग एक हो जाएंगे। और दूसरी बात है, और एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, वो बात ये है कि अभी तक हमारे पास अपनी कोई झंडा नहीं है, फ्लैग नहीं है। और उसका निशान आपको बताता हूँ, इंडियन नेवी का झंडा है, उसमें देखिए अंग्रेजों के प्लस के चिन्ह लगे हुए हैं। जब जॉर्ज फर्नांडिस थे देश में उस समय झंडा कुछ दिन के लिए चेंज हुआ था, लेकिन फिर यथावत आ गए। और क्यों आया पता नहीं। तो ना भाषा के रूप में ना हमारा कोई चिन्ह है, ना पहचान है, कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग बटे हुए हैं छोटे छोटे राज्य में, स्टेट में, जाति में। इसलिए सबसे बड़ी बात है आरक्षण खत्म हो, उसके बाद। चलिए धन्यवाद। उपाय देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। समाज में जागरूकता आधुनिक क्रांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। समाज में जागरूकता फैलाना, बिना लोगों को जगाए आधुनिक क्रांति नहीं हो सकती। नई पीढ़ी में सांस्कृतिक समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। जवाबदेह सरकार। आधुनिक क्रांति के लिए एक जवाबदेह सरकार को होना भी जरूरी है। जैसे हमारे देश में हरित क्रांति हुई,
जैसे दुग्ध क्रांति हुई और IT क्रांति हुई, वैसे अब सांस्कृतिक क्रांति की भी जरूरत है। मोदी सरकार से लोगों को इस क्षेत्र में बहुत उम्मीदें हैं। विरासत के प्रति गौरव भाव, किसी भी क्रांति के लिए अपनी महान विरासत को समझना जरूरी है। हिंदुस्तान की 5000 साल पुरानी गौरवपूर्ण सांस्कृतिक विरासत को समझे बिना आधुनिक क्रांति के सूत्र नहीं मिल सकते हैं। तो हमने आपके सामने आपके साथ मिलकर 1 घंटा इसी पर विचार किया कि आखिर क्या सूत्र हो क्रांति के, क्योंकि क्रांति केवल आजादी के लिए नहीं होती, आजादी के बाद भी होती है। हमको समझने की जरूरत है और उसके लिए तमाम सूत्रों पर हमने 1 घंटा चर्चा की। क्रांति की व्याख्या भी समझने में लंबा समय लगता है, 1 घंटे में उसकी रचना नहीं हो सकती, लेकिन उसकी शुरुआत एक क्षण से हो सकती है, उसकी शुरुआत एक विचार से हो सकती है। और ऐसे किसी बिजली चमकने वाली जैसी प्रक्रिया होती है, वो समाज में जब होती है तब क्रांति के दिशा में वो ज्वाला बनकर आगे बढ़ती है। फिर वो ज्वाला कभी दुश्मनों को जलाती है, तो ज्वाला कभी ऊर्जा शक्ति के रूप में किसी देश को विकसित करती है। हिंदुस्तान को आज दुश्मन सीमा के उस पार या सामने केवल खड़ा है ऐसा नहीं है, बल्कि उसके चारों तरफ ही नहीं, 10 दिशाओं में दुश्मन खड़ा है। ऐसे में सावधानी, युद्ध का तरीका, क्रांति का तरीका, उसके संसाधन, ये सब कुछ बदल जाते हैं और इसके लिए बहुत बड़ी योजना की आवश्यकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश को बचाने वाले और इस देश को नष्ट करने वालों में, देश के दुश्मनों में क्या फर्क है। इस देश के दुश्मन और दुनिया के दुश्मन योजना बनाते हैं, उसकी क्रियान्वयन करते हैं। क्रियान्वयन करने के लिए जान देने की जरूरत है तो जान भी देते हैं, लेकिन देश को बचाने वाले ना लंबी योजना बनाते हैं, ना उस योजना का क्रियान्वयन करते हैं। उनके आपस में ईगो टकराते हैं और जान देना तो बहुत दूर की बात लगती है। क्या आप अगर ये मानते हैं, अगर मानते हैं तो इस देश को और एक क्रांति की जरूरत है, ये भी मान लीजिए। वो करने की शक्ति हमें इसी पीढ़ी को मिले और हम उसको पूर्ण कर सके, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।